25 फरवरी तक मेरा प्रयास है कि आधुनिक भारत का इतिहास यानी स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो जाए। आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब पीछे हटने लगते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। साथ बनाए रखेंगे, मैं आगे इसी तरह से बढ़ता रहूँगा और 25 फरवरी तक ख़त्म करके दिखाने का पूरा प्रयास है आधुनिक भारत का इतिहास। ले चले आगे। इसके पहले वीडियो मैंने पढ़ा था कि किस तरह से भारत में कांग्रेस के पहले संगठनों की स्थापना शुरू हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना अचानक नहीं हुई, बल्कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही राजनीतिक संगठनों की स्थापना प्रारंभ हुई। भारत में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति राम मोहन राय थे। शुरुआत में जो राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई वो मुख्य रूप से जमींदारों द्वारा स्थापित किए गए थे और जमींदारी हितों पर आधारित थे, यानी उनकी अंग्रेजों से जो मांगे होती थी शुरुआती राजनीतिक संगठनों की अंग्रेजों से जो मांगे होती थी वो जमींदारों के हितों के लिए थी। साधारण जनता के हित के लिए कोई मांग नहीं रखी जाती थी। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंडियन एसोसिएशन जैसा संगठन अस्तित्व में आया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे 1870 के दशक में राजनीतिक गतिविधियां बनाए रखी। लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। उसने बहुत सारे निर्णय भारत के विरोध में लिए, जैसे आर्म्स एक्ट, है ना, सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश के लिए आयु कम कर देना, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देना। इसके अलावा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाना, है ना, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, लॉर्ड लिटन के काल में सब आए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन सभी अधिनियमों के खिलाफ आंदोलन चलाया और साथ ही सिविल सर्विसेज आंदोलन भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया। इसी तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लॉर्ड लिटन के बाद कौन वायसराय था? लॉर्ड रिपन एक भारत हितैषी गवर्नर जनरल था, भारत के हित में काम करता था लॉर्ड रिपन, है ना। तो लॉर्ड रिपन के काल में जो इल्बर्ट बिल विवाद था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इल्बर्ट बिल के समर्थन में भी आंदोलन चलाया। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व एकमात्र व्यक्ति दिखाई देते हैं जिन्होंने भारत में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बनाए रखी। अभी तक हमने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बंगाल में स्थापित राजनीतिक संगठन पढ़ा। इंडियन एसोसिएशन भी तो कलकत्ता में ही स्थापित हुआ था। अब हम कांग्रेस से पूर्व बंबई में राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे, मद्रास में राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे और लंदन में एक महत्वपूर्ण संगठन था दादा भाई नौरोजी द्वारा। आज का मुख्य अध्याय कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन नहीं है। आज का मुख्य अध्याय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लेकिन कांग्रेस से पूर्व स्थापित बची हुई जो संगठन है उन्हें खत्म कर लेते हैं। जो फैक्ट्स लिखा है साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आप भी समझ रहे हैं कि इन संगठनों की स्थापना कांग्रेस से पूर्व जो की गई थी वो विशेष प्रभावकारी नहीं थी। जमींदार घर से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इन संगठनों की स्थापना की थी। ठीक है, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कांग्रेस से पूर्व बंबई में राजनीतिक संगठन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग ने स्थापित किया था। इसी तरह बंबई में दूसरी संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद रानाडे। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही साधारण फैक्ट है। नहीं, सबसे ज्यादा सवाल, कांग्रेस से भी ज्यादा सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पूर्व जो संगठन स्थापित हुए हैं उनके बारे में जो भी फैक्ट मैं दे रहा हूँ उन्हें लिख लीजिए। ये महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरे कारण से भी महत्वपूर्ण है कि किताबों में बहुत ज्यादा संगठनों के नाम दिए हुए हैं, आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे जबकि वे पूछे भी नहीं जाते हैं। मैंने वही संगठनों के नाम लिखे हैं, उनका वर्ष, उनके संस्थापक, जो बार बार अभी तक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में दोहरा कर पूछे जाते हैं, तो इन्हें लिख लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे। इसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक 3 लोग थे, एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चार्लू, है ना, चारी अय्यर चार्लू, है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चारी अय्यर चार्लू। तो वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की थी। मद्रास महाजन सभा बार बार पूछा जाता है, पता नहीं इसमें क्या खास बात है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पूछा जाता है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस लिए? दादा भाई नौरोजी का विश्वास था कि अगर हम ब्रिटेन की जनता को और ब्रिटेन के संसद को ये बात बता दें कि भारत में अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं वो भारतीयों के हित में नहीं है,
उनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिश जनता को ये बात बता दें कि भारत में भेदभाव बढ़ता जा रहा है, भारत में अंग्रेजों की नीतियां भेदभावपूर्ण हैं, उनको लगता था कि हम ब्रिटिश जनता को और ब्रिटेन की संसद को ये बात समझाने में सफल हो जाएं तो भारत में भी वही समानता और अधिकार मिल जाएंगे जो ब्रिटेन के लोगों को प्राप्त है। दादा भाई नौरोजी समेत उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों को लगता था कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश न्यायप्रिय लोग हैं, लेकिन गलती से भारत में इनका स्वरूप न्यायप्रिय नहीं रह गया है। इन लोगों का मानना था, सीधे शब्दों में कहा जाए, कि शासन का स्वरूप अब्रिटिश हो गया है। ये शासन के ब्रिटिश स्वरूप को न्यायप्रिय मानते थे और मानते थे कि लंदन में यानी इंग्लैंड में शासन का ब्रिटिश स्वरूप है और ब्रिटिश स्वरूप न्यायप्रिय होता है, लेकिन भारत में शासन का ब्रिटिश स्वरूप अब्रिटिश स्वरूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अन्यायकारी हो गया है। समझ रहे हैं ना? तो दादा भाई नौरोजी समेत उस समय के सभी बुर्जुआ लोग भारत में शासन के अब्रिटिश स्वरूप को ब्रिटिश स्वरूप में बदलना चाहते थे। इसी उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश संसद को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। हो गया कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन बंगाल के, बंबई के और मद्रास के। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर कांग्रेस पूर्व संगठनों के बारे में कोई सवाल बनेगा, इतने में से ही बनेगा, कंफर्म है, एकदम पक्का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखते हैं। लगातार 1860, 1870, 1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों की स्थापना चल रही थी। राजनीतिक संगठनों की स्थापना इस बात का प्रमाण थी कि भारत में कहीं न कहीं से राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। लोग एक बड़े मंच की तलाश कर रहे थे, लेकिन भारत एक बड़ा देश है, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे। मद्रास के लोग मद्रास में संगठन की स्थापना कर दिए, बंगाल के लोग बंगाल में और बंबई के लोग बंबई में राजनीतिक संगठन की स्थापना कर दिए। इस तरह से क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना 1860 और 70 के दशक में हुई। ये संगठन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। इन संगठनों में एकमात्र अच्छा संगठन जो कि प्रभावकारी था, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, और इसी संगठन ने बनर्जी जी के नेतृत्व में पूरे 1870 के दशक में राजनीतिक सरगर्मी बनाए रखी। लेकिन 1880 के दशक तक आते आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना महसूस की जाने लगी। महसूस किया जाने लगा कि अगर अंग्रेजों से वास्तव में समानता और अधिकार हासिल करना है तो हम सभी प्रांतों के लोगों को मिलकर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करनी होगी, जिसमें पूरे भारत के बुद्धिजीवी और बुर्जुआ वर्ग के लोग, जो कि भारतीयों के नेता कहलाते थे, बुद्धिजीवी और बुर्जुआ लोग के क्या, सिविल सोसाइटी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी। तो पूरे भारत के सिविल सोसाइटी अर्थात बुर्जुआ और मध्यम वर्ग के लोग, वकील, पत्रकार, जमींदार, ये सभी लोग उसमें इकट्ठा होंगे, उदाहरण के लिए कांग्रेस, और अंग्रेजों पर अपनी न्यायोचित मांगे स्वीकार करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालेंगे। तरीका क्या होगा? संवैधानिक तरीका होगा। 1857 की क्रांति करने के लिए कांग्रेस की स्थापना नहीं हो रही थी। कांग्रेस की स्थापना क्यों हो रही थी? संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे मनवाने के लिए अंग्रेजों पर संवैधानिक तरीके से दबाव बनाना, याचिका पत्र सौंपना, है ना, प्रार्थना पत्र भेजना। ये नहीं कि आंदोलन करना व्यापक जैसे कि महात्मा गांधी जी कर रहे थे। उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी। कांग्रेस की स्थापना कुछ समृद्ध घरों के लोगों ने अंग्रेजों पर संवैधानिक तरीके से भैया बाबू मान जाओ, इस तरीके से बोल बोल के अपनी मांगे मनवाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना में केवल भारत के बुर्जुआ वर्ग का ही योगदान नहीं था। कांग्रेस की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान एक भारत हितैषी अंग्रेज का था। कांग्रेस की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका था? एक भारत हितैषी अंग्रेज अधिकारी का था। वो अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस में रहते हुए इन्होंने कई वर्षों तक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। भारत में रहते रहते इन्हें भारत से लगाव हो गया था। ये न्यायप्रिय थे, भारत और भारतीयता से इन्हें प्रेम हो गया था, है ना। ये सोचने लगे कि भारत में भी कुछ ऐसा सिस्टम विकसित हो जाए कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार मिल जाए। स्वामित्व तो अंग्रेजों का रहे, स्वामित्व तो अंग्रेजों का रहे, लेकिन भारतीयों को अपने देश में स्वयं शासन करने का अधिकार मिल जाए। यानी विदेश नीति अंग्रेजों की रहेगी,
मुद्रा अंग्रेज छापेंगे, इस तरह से होता है स्वशासन। लेकिन जो आंतरिक शासन होता है वो भारतीयों द्वारा किया जाए, इसी को हम कहते हैं होम रूल। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना नहीं था। क्या उद्देश्य था? भारत में होम रूल की स्थापना करना था। ह्यूम का मतलब उद्देश्य था कि भारत में एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन यानी कांग्रेस की स्थापना की जाए जो अंग्रेजों से होम रूल प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, होम रूल प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। होम रूल मतलब आंतरिक शासन प्रशासन पर भारतीयों का हक हो, लेकिन संपूर्ण स्वामित्व इंग्लैंड की महारानी का हो। यानी भारत स्वतंत्र नहीं होगा, लेकिन सभी महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय नियुक्त हो जाएंगे, यानी भारतीय स्वयं अपने देश का शासन प्रशासन देखेंगे। इसी को हम कहते हैं होम रूल। बाद में जब आप एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन पढ़ते हैं तो एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए नहीं चला रही थी। एनी बेसेंट इसलिए भारत नहीं आई थी। एनी बेसेंट चाहती थी कि जो अन्यायकारी शासन है, जो अधिकारों का उल्लंघन करता है, भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो शासन समाप्त हो जाए। यानी अधिकार तो अंग्रेजों का है, लेकिन भारत पर शासन भारतीयों का। इसी को हम कहते हैं होम रूल। और उसी होम रूल को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चला उसे कहते हैं होम रूल आंदोलन। लेकिन वो तो मैं एनी बेसेंट की बात कर रहा हूं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी एक ऐसे ही अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करने चाहते थे जो स्वतंत्रता की मांग नहीं करे बल्कि होम रूल की मांग करे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इन्होंने इस दिशा में पहला प्रयास, एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की दिशा में पहला प्रयास 1883 में किया क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट लोग थे, स्नातक थे, उनके नाम एक पत्र सार्वजनिक कर दिया। पत्र में लिखा था, उन्हीं की लाइन में बोल देता हूं, कभी कभी कथन उठा भी दिया जाता है कि ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था। तो उस पत्र में, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पत्र लिखा था, उसमें इन्होंने कहा था कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने भी बुद्धिमान और अच्छी नीयत वाले क्यों न हो, अलग थलग यानी अकेले वे कमजोर ही रहेंगे, शक्तिहीन ही रहेंगे। इसलिए कुछ विशेष हासिल करने के लिए आवश्यकता है एक संगठन की, एक अखिल भारतीय संगठन की। ठीक है, यानी अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए इन्होंने एक सार्वजनिक अपील कर दी। इसका भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और भारतीय भी अब शिद्दत से महसूस करने लगे कि भारत में बंगाल का संगठन, मुंबई का संगठन, मद्रास का संगठन करने से काम नहीं चलेगा। अब भारत में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जरूरत है और अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के सापेक्ष, अंग्रेजों के समक्ष एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाए। संगठन में कौन होंगे? पूरे भारत के बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, बुर्जुआ लोग, जमींदारी घरों से ताल्लुक रखने वाले लोग। क्योंकि गरीब क्या जाने, गरीब तो कुछ जानता ही नहीं है ना कि हमारा दुश्मन है कौन, अधिकार क्या होता है। सबसे बुरी स्थिति क्या होती है? सबसे बुरी स्थिति ये होती है कि पता ही ना हो कि मैं बुरी स्थिति में हूं। सबसे बड़ी बुरी स्थिति क्या होती है? कि ये पता ही ना होना कि मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूं, मैं बहुत संकट में हूं, ये पता ही ना होना। तो 19वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था उसमें गरीबों को स्वतंत्रता, होम रूल, है ना, धन का बहिर्गमन, इन सब बातों से कोई मतलब थोड़ी होता था। उनको किस बातों से मतलब होता था कि घर की जोरू कहीं घूंघट न उठा दे। जितना ही पिछड़ापन बना रहता है, आदमी वही संस्कृति का नाम देने वाले जो परंपरागत बंधन होते हैं उसी में जकड़ा रहता है, बड़ी बातें सोच ही कहाँ पाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी का जो बुर्जुआ वर्ग था वो इंग्लैंड से पढ़ लिख कर आया था, जैसे राजा मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसे अधिकारी थे, है ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सभी लोग बड़े बड़े घरों के लोग थे। कोई पत्रकार था, कोई वकील था, कोई जमींदार था। तो एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए अपील किया इन्होंने। उस अखिल भारतीय संगठन एक ह्यूम ने अपील किया, है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम जो पत्र लिखा था। और उस अखिल भारतीय संगठन में यही लोग रहेंगे जो समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, जिनके पास थोड़ा चीजें दिखाई देती थी, जो समझ लेते थे। तो 1884 में धीरे से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 में धीरे से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कर दी। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। यहाँ जो फैक्ट लिखे हैं वो अव्वल दर्जे के फैक्ट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं बिना किसी संदेह के। तो पहले उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कर दी। अच्छा, भारत में अंग्रेजों का शासन है, तो क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि उन्हीं के समक्ष अधिकारों की मांग करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कर दी जाए? उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने
इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी और अंग्रेजों को बहकाने का प्रयास किया कि हुजूर ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, ये भारतीयों के हित में काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है। यानी इंडियन नेशनल यूनियन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। इसी बीच 1885 में ह्यूम समझने लगे कि अगर इंडियन नेशनल यूनियन को राजनीतिक संस्था में तब्दील करना है तो वायसराय महोदय को मनाए बिना संभव ही नहीं है। तो पहले वायसराय महोदय को किसी भी तरीके से समझा बुझा कर तैयार करना होगा कि भारत में एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना होने जा रही है। तो ह्यूम पहुंच गए शिमला। 1885 कहां पहुंच गए? शिमला। शिमला क्यों चले गए? अंग्रेज लोग ठंडे प्रदेशों के लोग थे, यूरोप से आए थे। यूरोप में तो गर्मी होती ही नहीं है, वहां गर्मी में भी ठंडी ही पड़ती है। तो मई का महीना था, मई के महीने में इन्हें डफरिन से मिलना था। तो डफरिन मई के महीने में दिल्ली और कलकत्ता में थोड़ी बैठेंगे। डफरिन अगर दिल्ली मई के महीने में, मई 1985 की बात कर रहा हूँ, वायसराय उसमें डफरिन थे। 1884 में बने थे और 1888 तक वायसराय रहे। 1884 से 1888 तक यही वायसराय थे, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो मई के महीने में लॉर्ड डफरिन दिल्ली कलकत्ता में तो मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्र के थे जहां पे कि गर्मी में भी ठंडी ही पड़ती है। तो मई के महीने में इन लोगों ने क्या किया था अंग्रेजों ने कि अपनी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? शिमला। तो उसमें लॉर्ड डफरिन शिमला में रहे होंगे। तो यूं उनसे मिलने पहुंच गए शिमला और उन्हें समझा बुझाकर राजी करने का प्रयास किया कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मतलब अंग्रेजों के लिए भी अच्छा रहेगा। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आपने देखा ही कि 1860 और 70 के दशक में किस तरह से राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो रही थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग आईसीएस पद छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, है ना। तो ये बात तो सत्य थी। लॉर्ड डफरिन को समझा रहे थे कि भारत में राजनीतिक स्तर पर काफी असंतोष है। अगर इस असंतोष को विस्फोट बनने से रोकना है तो हमें एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कर देनी चाहिए, ताकि और उस अखिल भारतीय संगठन में बुर्जुआ वर्ग रहेगा। बुर्जुआ वर्ग पत्रकार, वकील, बड़े बड़े लोग, उनके माध्यम से हम भारतीयों की समस्याओं से अवगत हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी मांगे रखेंगे। कांग्रेस के माध्यम से वो अपनी मांगे रखेंगे, हम भारतीयों की समस्याओं से अवगत हो जाएंगे। तो कुछ छोटे मोटे उपाय, जैसे कहते हैं रोटी का टुकड़ा, कुछ छोटे मोटे उपाय कर दिया करेंगे तो भारत में फिर से 1857 की क्रांति की तरह कोई विद्रोह नहीं होगा। और ये बात सच भी थी कि 1857 की क्रांति क्यों हो गई थी? क्योंकि अंग्रेजों का जनता या जनता का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों से कोई जुड़ाव ही नहीं था। तो 1857 की क्रांति भी एक सबक थी। और उस सबक, क्या सबक थी? कि अगर भारतीयों की समस्याओं को हम लगातार अनदेखा करेंगे तो क्रांति फिर हो ही जाएगी। तो लॉर्ड डफरिन को विचार अच्छा लगा कि बात तो सही है। तो एक लॉर्ड डफरिन मान गए कि ठीक है, एक राजनीतिक संगठन बना ही दो, पढ़े लिखे लोग साल में इकट्ठा होंगे, एक दिन सम्मेलन होगा, अधिवेशन होगा, थोड़ा सा मतलब उनको भी अपना बोलने का हक मिल जाएगा अंग्रेजों के सामने। मतलब कांग्रेस में अंग्रेज भी तो बैठक करते थे ना उनकी समस्याएं सुनने के लिए। तो लॉर्ड डफरिन को लगा कि जो पढ़े लिखे बुर्जुआ वर्ग के लोग, बड़े बड़े लोग हैं भारत के, जो जिन्हें हम भारत के प्रतिनिधि मानते हैं, वो इकट्ठा हो जाए, साल में एक बार इकट्ठा होंगे तो हम भी उनकी समस्याएं सुन लेंगे, इसी बहाने हमारे मित्र बने रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से डफरिन मान गए। डफरिन मान गए तो 25 दिसंबर 1885 की बात है। 25 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने बंबई में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक मीटिंग बुलाई, एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है, एक बैठक बुलाई। 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नेताओं की एक बैठक बुलाई और वहीं पर INU का नाम बदलकर INC रख दिया गया, यानी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। लेकिन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कहां पर हुआ? बंबई में ही हो गया था। वहीं पर उन्होंने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। इसी दिन यानी 25 दिसंबर को ही ह्यूम ने घोषणा की कि 3 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अखिल भारतीय सम्मेलन यानी पहला अधिवेशन बुलाया जाएगा। कहां पे? पुणे में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाएगा। लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैल गया था, तो प्लेग से बचने के लिए पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित कर दिया गया। क्लियर?
इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को हुआ। हाँ, संस्थापक कौन है? निश्चित रूप से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी इसके संस्थापक कहलाएंगे। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। हमेशा ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितने थे? पहले अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 72 थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकतर पत्रकार और वकील थे। उस जमाने में पत्रकारों और वकीलों की बड़ी इज्जत होती थी, खासकर वकीलों की। उस समय आज की तरह वकील नहीं होते थे। जैसे आप देखेंगे कि इस समय तो इलाहाबाद के हर घर में एक वकील है। अगर इलाहाबाद में कोई कुछ नहीं है, अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा अरे इलाहाबाद में फिलहाल तो मैं देखता हूँ इलाहाबाद में हर घर के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, नेम प्लेट, उसमें वकील या पत्रकार लिखा ही रहता है ना, कि कचहरी या हाई कोर्ट में वकील है। लेकिन उस जमाने में मोतीलाल नेहरू जैसे इकलौते वकील होते थे। मोतीलाल नेहरू भी इलाहाबाद के ही तो वकील थे। तो उस जमाने में मोतीलाल नेहरू जैसे इकलौते वकील हुआ करते थे और वकीलों की बड़ी इज्जत थी। मतलब वकील एक तरह से जनता का सबसे बड़ा मतलब नेता, बहुत बड़ा शासक का दर्जा उसे प्राप्त होता था। वकालत कर, एक तो वकालत की पढ़ाई यहाँ होती नहीं थी। वकालत की पढ़ाई लोग इंग्लैंड से करके आते थे। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पढ़ के लौटे, उनको लोग माई बाप जी हुजूर कहते थे। क्यों? क्योंकि भारत में उसमें नया नया कोर्ट स्थापित हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। कौन सा वकील किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाते और जेल भेजते? भारतीयों के लिए बड़ा अजूबा वाली बात होती थी कि ये क्या सिस्टम है, मुकदमा, कोर्ट। तो भारतीयों को उतना कुछ समझ में आता नहीं था, तो इसलिए वकीलों की बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी, है ना। तो उसमें पत्रकार और बड़े बड़े वकीलों ने भाग लिया। 72 सदस्यों में से अधिकतर यही लोग थे, है ना। तो और भी महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन से थे इसमें? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दीनसा वाचा थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसी समय किसी दूसरे संगठन की स्थापना कर रहे थे या उसके बैठक में भाग लेते थे। कौन सा संगठन था उसका नाम बताइएगा। कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और पहला अधिवेशन हुआ तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसमें क्यों नहीं भाग लिया? इसका जवाब आप कमेंट करके दे दीजिए जरा तो। ठीक है, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिकी मूल का शब्द है ना। उत्तरी अमेरिकी में आज भी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, संसद को कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिकी मूल का शब्द है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस नाम मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका मूल नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। मूल नाम इंडियन नेशनल यूनियन। A.O. ह्यूम ने इसे इसी नाम से स्थापित किया था सबसे पहले। बाद में राजनीतिक संगठन बना दिया डबलिन से अनुमति लेकर। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। याद रहेगा, हमेशा पूछा जाता है। ह्यूम ने 1885 में 1885 में ही A.O. ह्यूम कांग्रेस के सचिव नियुक्त हुए, यानी पहले अधिवेशन के समय ही ये कांग्रेस के सचिव नियुक्त हुए। सचिव अर्थात महामंत्री। ये 1885 से लेकर इनका कांग्रेस में बड़ा सम्मान था। A.O. ह्यूम का कांग्रेस में काफी सम्मान था। यही एकमात्र अंग्रेज थे जिनका जब तक ये जीवित रहे कांग्रेसियों द्वारा पूजे जाते रहे। A.O. ह्यूम, ये छोटी मोटी बात नहीं थी एक अंग्रेज अधिकारी के लिए। तो 1885 में ये कांग्रेस के महामंत्री अर्थात सचिव नियुक्त हुए। सचिव अर्थात महामंत्री नियुक्त हुए और 1906 तक महामंत्री पद पर रहे, यानी कब तक? 21 सालों तक। नहीं हुआ ना, 85 से 95, हाँ 21 सालों तक ये कांग्रेस के सचिव अर्थात महामंत्री पद पर रहे, 1906 तक। ठीक है, 1912 में ह्यूम महोदय की मृत्यु हुई, है ना। इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता और पिता घोषित किया। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जन्मदाता या पिता किसे कहा जाता है? समीक्षा अधिकारी में इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, है ना। आगे अभी एक एग्जाम पढ़ा हुआ, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, खूब पूछे जाते हैं। तो 1859 में आईसीएस रहते हुए इन्होंने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। A.O. ह्यूम ने, जब उसमें आईसीएस थे तो इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ये भी हमेशा पूछा जाता है कि समाचार पत्र लोक मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? आपका जवाब होगा A.O. ह्यूम ने किया था। ये हो गया कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई।
अभी कॉन्सेप्ट वाली बातें हमने नहीं पढ़ी। इसमें हमने टोटल फैक्ट्स देखे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। हालांकि फैक्ट ही आपको ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फैक्ट्स जरूरी हैं, लेकिन कांग्रेस से संबंधित संकल्पनात्मक बातें भी जाननी जरूरी हैं, यानी कंसेप्चुअल बातें। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की रणनीति क्या थी, कांग्रेस पर शुरू पर किस तरह की विचारधारा वाले लोगों का कब्जा था, कांग्रेस पर जिन नरमपंथी विचारधारा वाले लोगों का कब्जा था उन्होंने क्या कुछ हासिल किया, क्या उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तव में कोई दिशा और गति दी, क्या उन्होंने कुछ हासिल किया इससे। तो कॉन्सेप्ट की बातें शीघ्र ही अगले वीडियो में आपको कांग्रेस से संबंधित देखने को मिलेंगी, और ये भी कि कांग्रेस पर विभिन्न विद्वानों के विचार पूछे जाते हैं। किसी ने सेफ्टी वाल्व कहा है, किसी ने गुप्त निश्चित योजना का परिणाम बताया है ना। बहुत से लोगों ने कांग्रेस के बारे में अपने अपने वक्तव्य दिए हैं उस समय के नेताओं ने, तो उनके वक्तव्य पर भी एक वीडियो होगा, क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं अपने विवेक और समझ से वीडियोस को बढ़ाता रहूंगा। हाँ, क्रम वैसे ही पढ़ना है जिस क्रम से मैं पढ़ाते चले जा रहा हूँ। शीघ्र ही 1947 तक पहुंच जाऊंगा। 1947 तक पहुंचना देखिए बड़ी बात नहीं होती है, खत्म करना किसी चीज को बड़ी बात नहीं होती है। आप लोग बार बार दबाव डालते हैं कि सर जल्दी खत्म कर दीजिए, मैं चाहूं तो 10 दिन में खत्म कर दूं, मुझे क्या करना है। अरे लूसेंट की तरह लिस्ट बनाते जाऊं, खत्म करवा दूं। लिस्ट बना बना के, टेबल होता है ना, टेबल सारणी बना के फैक्ट डालते जाऊं कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इस तरह से फैक्ट अगर पिलाता चला जाऊं तो स्वतंत्रता आंदोलन तो मैं 4 दिन में खत्म कर दूं, लेकिन मुझे इस तरह से खत्म नहीं करना है। धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि जब भी आप इसे देखेंगे आपको थोड़ी खुशी महसूस हो। क्यों? आपको ऐसा लगे कि हाँ आज मेरी समझ में थोड़ा विस्तार हुआ है ना। मेरा अपना तरीका है, उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि 25 फरवरी तक इसे खत्म करके दिखा दूं। जुड़े रहिए। नमस्कार।